हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गणेश कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो आज दोबारा इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्विज़ को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज़, मैंने कल वीडियो डाली थी तो कई स्टूडेंट्स आ रहे थे कि मैम कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, वीकेंड का कैसे करेंगे। तो देखिए कल ही जो है वो न्यूज़ आ गई थी, साथ साथ ही आई थिंक मे बी इसी वजह से, क्योंकि यूपीएससी ने इस तरीके से एडमिट कार्ड रिलीज़ किया है कि उन्होंने कहा था कि अगर वीकेंड पे कोई भी एग्ज़ाम होता है किसी भी स्टेट में जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है या कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे अगर वो अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं वाइल ट्रैवलिंग या फिर किसी भी जगह, तो उनको अलाउड किया जाएगा, वो इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ जो है कर्फ्यू पासेस भी वहाँ पे अलाउ किए जाएंगे स्पेसिफिक एसेंशियल चीज़ों के लिए। तो एक तो आपको उससे चीज़ से अब घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे या फिर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो देखिए रिस्क तो है इस चीज़ का, है ना, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन, आप अपने घर पे डिस्कस कीजिए। अगर आपकी ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि भाई मेरे को पेपर देना है, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, या कुछ और भी पर्सनल रीजंस होते हैं, तो फिर जो है आप पेपर मत दीजिए अगर आपको नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल आप नहीं है। और अगर आपके ऊपर कोई है ही हार्श रूल है कि भाई देना ही देना है, देन यू कैन गो फॉर एग्ज़ाम। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि मैम आपका क्या सीन है, मतलब कि आप पेपर दे रहे हैं। तो देखिए अगेन जो चीज़ मैंने सेकंड बात कही पर्सनल डिसीजंस की, तो देयर इज़ सम पर्सनल डिसीजंस जिसकी वजह से जो है मैं ईपीएफओ का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे और एग्ज़ाम्स है और मेरी प्रेफरेंस वो चीज़ है, इस वजह से आई एम नॉट गोइंग फॉर ईपीएफओ। ठीक है, तो तीनों डाउट्स क्लियर हो गए हैं आप सभी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो वीडियो जो लेके आई हूँ मैं, क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो पॉलिटी के होंगे और मैं ट्राई करूँगी कि आज के बाद जो है वो आपको शाम को 6 बजे के अराउंड और यहाँ पे दिन में 12 बजे के अराउंड जो है वो हम 2 एमसीक्यूज़ की वीडियोस करेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया है। अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अब तैयारी क्या है, प्रैक्टिस सेट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड अ रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3 मेंबर बॉडी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी कमेटी जो है उसने ही रिकमेंडेशन दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक 3 मेंबर की बॉडी होनी चाहिए, 1 मेंबर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए इज चटकुंडे कमेटी, बी इज अशोक मेहता कमेटी, सी इज जीवन रेड्डी कमेटी एंड डी इज जेपी कमेटी। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन टरकुंडे कमेटी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है कि पिछले वीडियो में कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखिए जिसके एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है मैं उनकी आपको दूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि बेटर से बेटर सोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। जो वो वाले थे इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्रैक्टिस सेट, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं थी एंड मैंने अगेन आपको बताया कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो इस वजह से मैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन नहीं बनाने का मेरे पास थोड़ा टाइम, तो इस वजह से मैं नहीं दे पाई थी। इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ए टरकुंडे कमेटी जो थी वो सही आंसर हो गया था। क्या था कि 1974 में जो प्रेसिडेंट थे सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के, डेट इज जयप्रकाश नारायण जो थे उस टाइम में, उन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया था जिसके चेयरमैन कौन थे, जस्टिस वीएम टरकुंडे। ठीक है, और इनको ये टास्क दिया गया था कि आपको जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उससे रिलेटेड स्टडी करनी है और रिपोर्ट देनी है। तो फिर ये जो कमेटी थी इसने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी और उन्हीं रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन थी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका, इंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं उससे रिलेटेड। तो इसमें पूछा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल कब एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ए इज ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, बी व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड हिम हर टू डू सो, सी इज व्हेन पार्लियामेंट पासिस अ लॉ, डी व्हेन इट अपीयर्स टू हिम हर दैट इट वुड बी सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। गाइज अगर आपको भी थोड़ा शोर आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आई डोंट नो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे या फिर साइड वाले फ्लोर पे, तो वो टुक टुक कर रहे हैं और मैं वीडियो को डिले नहीं कर सकती थी, तो मुझे अभी ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल जो होता है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि देखिए जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें अभी इंटर स्टेट काउंसिल बनानी ज़रूरी है, तो वो उस टाइम में बनाते हैं। आर्टिकल 263 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरस्टेट काउंसिल को बना सकते हैं। तो आर्टिकल 263 भी आपको इस रिगार्ड में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ आईसीएस ऑफिसर्स एंड एम्पावर द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशन। तो इसमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें कि एक जो आईसीएस ऑफिसर थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए जाते थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था और फिर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था कि आप उनकी सर्विस कंडीशन को डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज एट 28th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972, B is 24 Amendment Act of 1971, C is 29 Amendment Act of 1972 and D is 26 Amendment Act of 1971। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 28 अमेंडमेंट एक्ट थी 1972 की, उसमें जो आईसीएस ऑफिसर्स के स्पेशल प्रिविलेजेस थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था, और उसी के साथ जो था कि आर्टिकल 314 जो था उसको भी डिलीट कर दिया गया था, और एक न्यू आर्टिकल डेट इज 312 ए जो है वो डाला गया था इसके अंदर, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो जो भी लॉ ऑफ कंडीशंस हैं सिविल सर्विसेज की उसको डिफर कर सकते हैं, उसको अलग बना सकते हैं या फिर उसको रिवोक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज। सो ए इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड डी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वैसे टाइम कीजिए। ओके डन। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड जो होता है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के ऊपर होता है, डिपेंड करता है, और उसी के अलावा जो होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो उनकी जो कंटीजेंसी फंड होती है वो गवर्नर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज द पावर टू क्रिएट ऑफ अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स इज वेस्टेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपसे पूछा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको बनाना या फिर जो उसको अबॉलिश करना ये और होगा, तो उसको अबॉलिश करना जो है वो किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, किसके ऊपर होता है। तो ए इज काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर, बी इज गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड डी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक बार टाइम कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो नेसेसरी लॉ जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड टू सेट अप एन इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। तो आपसे पूछा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो था वो किसके मतलब कि किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, कौन सी कमेटी के। सो फर्स्ट इज सरकारिया कमीशन, बी इज सच्चर कमेटी, सी इज भगवती कमेटी एंड डी इज चावला कमेटी। तो बड़ी सा टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका सच्चर कमेटी जो है वो होगा। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनाया गया था ताकि जो डिप्राइव ग्रुप्स है उनके ग्रीवेंसेस, उनके जितने भी इश्यूज हैं उनमें देखा जा सके, और उसी के साथ जो है एक अप्रोप्रिएट डाइवर्सिटी इंडेक्स को भी डेवलप यहाँ पे किया गया था। ये जो इंडेक्स था ये स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए, क्या लिविंग स्पेसिस डिप्राइव ग्रुप्स को मिलते हैं, क्या वर्क प्लेसेस में उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, इन सबको देखा जाता था। और उसी के साथ जो है यहाँ पे नेशनल डाटा बैंक को भी सेटअप किया गया जो कि एक ऑटोनोमस असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर था। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनियन टेरिटरी बिफोर इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैश स्टेट। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सा स्टेट है जो कि पहले यूनियन टेरिटरी नहीं रहा था, वो पहले से ही मतलब कि स्टेटहुड में था। तो ए इज हिमाचल प्रदेश, बी इज मणिपुर, सी इज त्रिपुरा एंड डी इज सिक्किम। तो वैसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन सिक्किम इज करेक्ट हेयर। सिक्किम जो था बेसिकली हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों ही जो थी वो यूनियन टेरिटरी थी जिनको बाद में फुल फ्लैश स्टेट में बना दिया गया था। बट जो सिक्किम था उसको जो है इंडिया के अंदर एज अ फुल फ्लैश स्टेट ही जो है एडमिट किया गया था। अब आप मेरे को ईयर बताएंगे कि कौन से ईयर के अंदर जो है इसको एडमिट किया गया था कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिटिगेशन आफ्टर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जिसपे कि सबसे ज्यादा लिटिगेशन लगी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद। ए इज राइट टू फ्रीडम, बी इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सी इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड डी इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी होगा कि इसके ऊपर मैक्सिमम लिटिगेशन लगाई गई थी और वही रीजन था जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इसको बाद में फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से भी निकाल दिया गया था और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फंक्शन एज चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। ए इज प्राइम मिनिस्टर, बी इज यूनियन होम मिनिस्टर, सी इज स्टेट चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड डी इज प्रेसिडेंट। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो हो गए यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं वो जोनल काउंसिल के चेयरमैन की तरीके से काम करते हैं, तो सेम यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने ऑप्शन है ना उसमें से आपको बताना है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। वैसे है जो है वो अलग भी हो सकते हैं। तो ए इज अरुणाचल प्रदेश वेस्ट, बी इज लद्दाख, सी इज बारमर एंड डी इज कच्छ। ओके डन। तो बी जो है लद्दाख जो है वो लार्जेस्ट लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये हो गया आपको। और अगर टॉप 5 एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं आपको बताऊं, ये भी आपको एक पता होना चाहिए। तो लद्दाख जो है वो कितना हो गया 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर होगा। उसके बाद बारमर आएगा, फिर कच्छ का एरिया आएगा, फिर अरुणाचल वेस्ट आएगा और फिर अरुणाचल ईस्ट आएगा। तो ये वाली सीरीज भी आप याद रखेंगे। और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे देखते हैं तो मल्काजगिरी लोकसभा
कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है वो लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू ऑफ द लोकसभा फॉर वोटिंग। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से मतलब कि कौन सा जो ग्रांट होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू अप्रूव किया जाता है जबकि लोकसभा में उसको वोटिंग के लिए रखा जाता है उससे पहले। सो ए इज सप्लीमेंट्री ग्रांट, बी इज एक्सेप्शनल ग्रांट, सी इज टोकन ग्रांट एंड डी इज एक्सेस ग्रांट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी एक्सेस ग्रांट जो है वो वोटिंग में रखा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अप्रूवल से पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस ग्रांट क्या होता है, वो ग्रांट होता है जो कि बेसिकली मनी जो होता है एक साल में जो स्पेंड किया जाता है इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ग्रांटेड। मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बजट में 10 रुपये जो है वो ग्रांट दिए गए थे कि ये एक्सपेंडिचर लगेगा, अब जो ये 12 रुपये लग गया है तो ये जो 2 रुपये क्या हो गया है यहाँ पे एक्सेस ग्रांट हो गया है जो कि एक्सेस अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा लोकसभा में क्या होगा, इसको वोट किया जाएगा। कब किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के बाद किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेस ग्रांट जो होता है वो पहले ही दे दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टुडे इज विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल ग्रांट फॉर एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंसेज। तो ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल का भी पार्ट हो गया और यहाँ का भी पार्ट हो गया। तो ए इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, बी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सी इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन चार्टर एक्ट ऑफ 1830 जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो गया। सो सही हो गया कि मतलब कि ऊपर से और भी ज़्यादा मशीन की आवाज़ आने लग गई है। तो गाइज़ अपना स्कोर जो है वो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर लीजिए, घबराइए मत, बिल्कुल काम डाउन होकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, सारी कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, बस खुद पे विश्वास कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।